हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपकी जो चैप्टर नंबर 9 यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये दोनों चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर का मिक्स वन शॉट लेने वाली हूँ। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे क्लास में आ गए हैं और बाकी भी जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी क्लास में आ जाए। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी वन शॉट होगी, यानी कि इन दोनों चैप्टर के, है ना, इन दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे के जितने भी चैप्टर 1 से लेके 8 तक की सभी क्लासेस हो चुकी है। तो जितने भी बच्चे ने क्लास को नहीं देखा होगा आप इसी चैनल पे देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हो, अच्छे तरीके से रिविजन कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और जो बच्चे नहीं आए हैं वो आते रहेंगे, तब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कि पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, यानी जो ये पशुपालन है तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला दिया है मधुमक्खी पालन, दूसरा है कुक्कुट पालन, तीसरा है मत्स्यिकी पालन और चौथा है कार्मिक खेती। तो क्या आप सभी आंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन है जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। ये चैप्टर नंबर आपके 9 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाले चैप्टर से। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे यूपी बोर्ड के हो गए, एमपी बोर्ड के होंगे तो वो बोलेंगे मैम मेरे में तो ये नहीं है। तो ठीक है बेटा, आप में नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन और भी जितने बोर्ड के बच्चे हैं सभी में ये है चैप्टर। ठीक है, नवा चैप्टर। तो कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिसमें चैप्टर कट गया है और कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें चैप्टर नहीं कटा है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी पालन, कार्मिक खेती। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है कि कार्मिक खेती, क्योंकि जो कार्मिक खेती है ये पशुपालन के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपका मत्स्यिकी पालन हो गया, कुक्कुट पालन को ही हम कहते हैं मुर्गी पालन, मत्स्यिकी का मतलब होता है मछली की पालन जो हम करते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी पालन यानी कि जो हम मधुमक्खियों को पाल के शहद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्मिक खेती जो होती है वो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का निर्माण कौन करती है। इनमें से जो शहद बनता है, ठीक है, तो शहद का निर्माण कौन करती है। यहाँ पे जो नर मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी है, कार्यकर्ता मधुमक्खी है, ए और बी दोनों। तो बताइए यहाँ पे शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण कौन करती है, रानी मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, ए और बी दोनों। बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो कि शहद का निर्माण करती है। आपको पता है कि जो मधुमक्खियों की 3 प्रजातियां होती है, एक रानी होती है ना, एक हेल्पर जिसको हम कार्यकर्ता कहते हैं, तीसरा होता है जो नर यानी कि जिसको हम ड्रोन कहते हैं, है ना। तो आपको पता है कि जो हेल्पर फीमेल होती है वो बंद होती है, यानी कि वो निषेचन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इनमें शहद का निर्माण कौन करती है, बताइए ए बी सी या डी। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही है कि जो कार्यकर्ता मधुमक्खी है, यानी कि इसको हम कहते हैं हेल्पर फीमेल, है ना, हेल्पर फीमेल भी कहते हैं। ठीक है, हेल्पर फीमेल भी कहते हैं या हेल्पर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है कि पुष्पों पे बैठती हैं, रंग बिरंगे पुष्पों पे जाएंगे, उनको रस को लेके आती हैं और छत्ते में क्या करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। साथ साथ जो अंडे होते हैं, है ना, जो अंडे होते हैं उनको भी देखभाल करती हैं और इसके साथ साथ छत्ते का निर्माण भी करती हैं। तो ये कौन करेगा, कार्यकर्ता यानी कि हेल्पर मधुमक्खी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है। निम्नांकित में कौन सी बीमारी, यानी कि 4 बीमारियों का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मुर्गी के द्वारा होती है। तो यहाँ पे संपट है, हैजा है, ए और बी दोनों है, रानीखेत है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जो बीमारी है जो कि, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मुर्गियों द्वारा होती है। तो कौन बीमारी है जो मुर्गी के द्वारा, यानी कि जब जहां पे हम मुर्गी पालन करते हैं, है ना, देखो मुर्गी का जहां पे पालन किया जाता है वहां पे बहुत ज्यादा गंदी दुर्गंध आती है ना, जो वहां की महकता है ना, बदबू बहुत ज्यादा अजीब आती है, जिससे कि हमें बीमारी होती है ना, कोई ना कोई बीमारी होती है। तो यहाँ पे उस बीमारी का नाम पूछ रहा है
कि मुर्गियों की, है ना, मुर्गी से या निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों से होती है, यानी कौन सी इसमें बीमारी ऐसी जो मुर्गी से होने वाली है। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि रानीखेत। ये जो रानीखेत बीमारी है ये मुर्गी से होती है ना, मुर्गी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है इसमें, रानीखेत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हम कहते हैं मत्स्य पालन। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से। यानी ये जो मत्स्य पालन है या पीसी कल्चर, देखो पीसी कल्चर मत्स्य पालन एक ही चीज है, एक ही चीज को बोला जा रहा है। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है, यहाँ पे जो पीसी कल्चर होता है ये किससे संबंधित होता है, जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से। तो बताइए फटाफट आंसर बताइए, सभी बच्चे को फटाफट आंसर और सही सही आंसर बताने। तो बताइए यहाँ पे जो पीसी कल्चर यानी कि जो मत्स्य पालन है ये किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही कि जलीय जंतुओं से, है ना। पीसी कल्चर, भाई मछली कहाँ रहती है ना, कहते हैं ना मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका क्या है, पानी। अगर वो मछली जल में ना रहे तो वो क्या होगी, जिंदा ही नहीं रहेगी। तो क्या है, जलीय जंतुओं से। तो जलीय जंतु क्या है, मछली है ना, क्योंकि पीसी कल्चर मत्स्य पालन में मछलियों का पालन किया जा रहा है, तो ये क्या है, जलीय जंतु है। तो हम क्या बोलेंगे, जलीय जंतुओं से संबंधित है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जलीय पौधे से नहीं होगा, है ना, जलीय पौधे से नहीं होगा, ना ही रेशम के कीट से, ना ही लाह के कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। देखो ताइचुंग एक किस्म है, ताइचुंग जो नाम है ये किसी न किसी की एक किस्म है। तो ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। तो ये जो ताइचुंग है इनमें से किसकी किस्म है, धान की है, गेहूं की है, मक्का की है, किसकी है, बताइए। तो ये जो ताइचुंग है इनमें से किसकी किस्म है, तो बताइए ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है, तो बताइए ये किसकी किस्म है भाई। ये ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। तो ये किसकी किस्म है, तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि धान की। ये जो ताइचुंग किस्म आती है किसकी किस्म होती है, धान की किस्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधक, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधक सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं। यानी उच्च पैदावार यानी कि जो पैदावार होती है उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। तो उच्च पैदावार और साथ साथ क्या है, सोनालिका एवं कल्याण सोना। उच्च पैदावार सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, धान की, गेहूं की, मक्का की, कपास की। बताइए छठी का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बताना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधक सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, धान की, गेहूं की, मक्का की, कपास की। तो बताइए यहाँ पे किसकी किस्में है भाई, किसकी किस्में हैं, धान की, गेहूं की, मक्का की, ये किस्में किसकी किस्में है, उच्च पैदावार। तो बेटा यहाँ पे छठी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी यानी गेहूं की। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही कि कल्याण सोना और सोनालिका ये जो दोनों किस्में हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा उच्च पैदावार, यानी अगर इनकी हम खेती करते हैं तो इनसे हमें पैदावार बड़ी ज्यादा मिलती है ना, बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये गेहूं की और कल्याण सोना, यानी कल्याण सोना और जो सोनालिका किस्में होती हैं ये गेहूं की किस्में होती है। ठीक है, और ताइचुंग जो किस्में हैं वो किसकी है, धान की होती है। ठीक है, चलो कल्याण सोना किसका किस्म है, बात वही आ गई, कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म का, सोना का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्याण सोना है, तो कल्याण सोना किसकी किस्म है, बताइए। जो कल्याण सोना है ये कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म की, सोना का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा, गेहूं की प्रोन्नत किस्मों का, है ना। ये जो गेहूं की प्रोन्नत किस्म है इसी की किस्म क्या होती है, कल्याण सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस में पाया जाता है B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। गोल्डन राइस यानी कि जो गोल्डन राइस होता है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो बताइए गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन सी।
तो फटाफट बताइए कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है। ये जो गोल्डन राइस है, इस गोल्डन राइस में क्या प्रेजेंट होता है, क्या उपस्थित होता है? तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, बताइए फटाफट। फटाफट सभी बच्चे आंसर बताइए। जो गोल्डन राइस है इसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो आठवीं का आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गोल्डन राइस को हम सुनहरा चावल भी कहते हैं, तो विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सुब्रा एक किस्म है। पूसा सुब्रा एक किस्म का नाम है, तो ये किस्म है गेहूं का, फूल गोभी का, मिर्च का, पत्ता गोभी का। तो ये जो पूसा सुब्रा एक किस्म का नाम है, तो ये जो पूसा सुब्रा एक किस्म है, तो ये किसका है? गेहूं की किस्म का नाम है, फूल गोभी की किस्म का नाम है, जो मिर्चा है ना, जो भाई मिर्चा खा ले तो तीखा लग जाता है, तो मिर्चा का है, या फिर पत्ता गोभी का है। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि फूल गोभी का। फूल गोभी के किस्म का नाम क्या है? पूसा सुब्रा होता है। क्या होता है? फूल गोभी जो है, तो फूल गोभी एक किस्म का नाम होता है पूसा सुब्रा। ठीक है, अगला, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बताइए, फिब्रोइन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, या फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये जो रेशम का कीट है, तो रेशम के कीट में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो फटाफट सभी बच्चे आंसर बताइए। जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो बताइए, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की जो फिब्रोइन प्रोटीन होता है ना, ये जो फिब्रोइन प्रोटीन है ये रेशम के धागे में पाया जाता है। ठीक है, फिब्रोइन प्रोटीन जो है ये कहाँ पाया जाएगा? जो रेशम का धागा होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध है ना, ये तो हमने चैप्टर नंबर कौन सा देखा जो हमारा था मानव कल्याण में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अब हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनका हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? इनमें से किसका ऐसा संबंध है जिनका माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो बताइए किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? लुईस पास्चर का, ठीक है, लुईस पास्चर का, जेडी वाटसन का, स्टेफन हेल्स का, रॉबर्ट कॉफ का। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं, यानी कि इन चार वैज्ञानिकों में से किनका संबंध जो है जो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव ही कहते हैं ना, सूक्ष्म जीव से नहीं है ना, सूक्ष्म विज्ञान से हम कह सकते हैं, तो नहीं है। लुईस पास्चर जी का नहीं है, जेडी वाटसन का नहीं है, स्टेफन हेल्स का नहीं है, रॉबर्ट कॉफ का नहीं है। तो इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा कि स्टेफन हेल्स जो है ये माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो स्टेफन हेल्स है ये किससे संबंधित नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से इनका कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इडली व डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली और डोसा का जो आटा होता है तो किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु के द्वारा, या लैक्टोबैसिलस द्वारा, विषाणु द्वारा, इष्ट द्वारा। तो किसके द्वारा ये बनाया जाता है? तो इडली व डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है? इडली व डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, किस माइक्रोब्स का यूज होता है ना, हम किस माइक्रोब्स का यूज करते हैं जिससे इडली व डोसा का आटा हम तैयार करते हैं। ठीक है, या हम उसको प्रयोग में बनाया जाता है। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है उस माइक्रोब्स का, और इडली और डोसा का आटा बनाया जाता है तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का। क्या है? बैक्टीरिया का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विब्री का संबंध किससे है? ये जो विब्री है तो ब्रीवरी का संबंध किससे है? सेक्टोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेडोफाइट से, या मार्सुपियल से। तो ये विब्री का संबंध किससे है? विब्री का संबंध किससे है बताइए? जो विब्री है इसका संबंध किससे है? सैक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेडोफाइट से, या मार्सुपियल से। तो ये जो विब्री है तो विब्री का जो संबंध है किससे है बताइए?
विवरी का संबंध किससे है? विवरी का संबंध किससे है? सैक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेरिडोफाइट से, मार्सोपियल से। तो किससे होगा? सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लिंक को शेयर करते रहना है, आपस में बातें नहीं करना है। ओके, आपस में किसी प्रकार की बातें नहीं करनी है आपके, और लिंक को शेयर करते रहना है कि जो भी बच्चे भी नहीं आए हैं वो सभी बच्चे आ जाए। ठीक है, चलिए। पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, यानी जो पाश्चराइजेशन होता है तो पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं। हम क्या गर्म करते हैं पाश्चराइजेशन में? बताइए। पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पाश्चराइजेशन में क्या गर्म करते हैं? केवल दूध को, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पाश्चराइजेशन होता है इनमें गर्म करते हैं। तो बताइए, केवल दूध को ही गर्म करते हैं, या किसी भी तरल को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, या फिर कोई भी एक तरल, किसी भी तरल को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं। तो ये जो पाश्चराइजेशन होता है इनमें हम किसी भी तरल को, कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ है, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या इसको करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ये जो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में, है ना, ग्लूकोज है और ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। उस एंजाइम का क्या नाम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है? तो इन्वर्टेज है, लाइपेज है, या जाइमेज है, या डायस्टेज है। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा? अल्कोहल में। तो जब ग्लूकोज से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो ग्लूकोज से अल्कोहल में बदलने के लिए कोई ना कोई एंजाइम हेल्प करती है, या कोई ना कोई एंजाइम कार्य करती है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है? बताइए। इन्वर्टेज है, लाइपेज है, जाइमेज है, डायस्टेज है। तो बताइए क्या है? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी होगा कि वो बता रहे हैं कि जाइमेज है, तो बिल्कुल सही है कि जाइमेज है ना। अगर ये C6H12O6 है, अब ये चेंज हो रहा है किसमें? अगर अल्कोहल में, है ना, अगर ये अल्कोहल में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? अगर ये चेंज हो रहा है अल्कोहल में, तो इसको अल्कोहल में चेंज करने के लिए इनके बीच में कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इसी एंजाइम की वजह से ये ग्लूकोज किसमें चेंज हो गया? अल्कोहल में ये चेंज हो जाता है। ठीक। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। अगर पानी है, ठीक है, अगर वाटर है तो वाटर में ई कोलाई की मात्रा, ठीक है, ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। अगर पानी है तो पानी में जो ई कोलाई का मतलब होता है इस्चेरिया, है ना, इस्चेरिया कोलाई होता है जो बैक्टीरिया है ना, जिसका जीवन काल लगभग 20 आवर्स का होता है ना। और लगभग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो अपने प्रयोग को किया था ई कोलाई बैक्टीरिया को ही लिया था, क्योंकि भाई प्रयोग करना है तो उसके परिणाम को देखना, इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसी को लिया था, क्योंकि इसको जीवन काल छोटा होता है। अब जिसका जीवन काल छोटा होगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत जल्दी सामने आएगा। ठीक है, तो पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है वहित मल जल प्रदूषण का, पानी की कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, जल में क्लोरीन का होना। तो बताइए, पानी में ई कोलाई का संकेतक है, पानी में ई कोलाई का संकेतक है, इनमें से ई कोलाई का संकेतक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि वहित मल जल प्रदूषण का। यानी कि अगर पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक होता है तो वहित मल जल प्रदूषण का, यानी जो वहित मल जल प्रदूषण होते हैं उनका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किन की मात्रा को मापकर लगाया जाता है? अपशिष्ट जल की बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा को, ठीक है, किन की मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत का, ऑक्सीजन की निकास का, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है,
या कुल जैविक यानी कार्बनिक पदार्थ का। तो अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? ये जो अपशिष्ट जल है, तो इस अपशिष्ट जल का जो बीओडी है, तो बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो क्या होगा? ऑक्सीजन की खपत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सीजन की खपत। किसकी खपत? ये जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? खपत। तो अपशिष्ट जल को बीओडी है ना, अपशिष्ट जल है तो बीओडी यानी कि ऑक्सीजन की खपत। ठीक है। नेक्स्ट, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो बताइए, अगर गोबर गैस प्लांट है ना, गोबर गैस प्लांट है, तो उनमें कौन सा ऐसा जीवाणु है या कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रयुक्त होता है? तो पहला है पेट्रीफाइंग, दूसरा है अमोनीफाइंग जीवाणु, तीसरा है डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु और चौथा है ठीक है, मिथैपोजेंस। ठीक है, मिथैपोजेंस। ठीक है, चौथा क्या है? मिथैपोजेंस। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा ऐसा जो जीवाणु है जो गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त होता है? ए, बी, सी, डी? ए, बी, सी, डी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की मिथैपोजेंस। ठीक है, मिथैपोजेंस जो जीवाणु है ये गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त होता है, यानी जो गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है उनमें ये क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं LAB है ना, इसको शॉर्ट में LAB कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन का मात्रा में वृद्धि होती है? यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध का दही, यानी ये जो दूध है ना, हमने क्या लिया? मिल्क लिया है ना, क्या लिया? हमने मिल्क लिया। इस मिल्क को हमने क्या किया? गर्म किया है ना, इसको गर्म किया। अब गर्म करने पे इसको हम क्या कहते हैं? जो जामन कहते हैं ना, जामन कहते हैं है ना। जामन को हमने क्या किया? इसमें डाला और ये चेंज किस में हो गया? दही में। तो दूध से दही में कौन कार्य करता है बदलने में? लैक्टोबैसिलस का जो LAB होता है ना, LAB यानी कि लैक्टिक एसिड, ये या लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया होता है, ये दूध से दही में चेंज कर देता है। तो LAB दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? यानी कि जब दूध से दही बनता है तो इनमें किस विटामिन की अधिक वृद्धि होती है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन B12 की, विटामिन E की। तो बताइए किसकी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है? इनमें से किसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है? तो बताइए इनमें से जो ग्रोथ होगी वो किसकी ज्यादा होगी? ए की, बी की, सी की, डी की? A, B, C, D? तो बताइए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध में परिवर्तन होने किस विटामिन में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 है ना। अगर ये दूध है, इसको हमने गर्म किया, इसमें हमने क्या डाला? जामन डाला, यानी कि LAB क्या करेगा? उसको दही में चेंज कर देगा। तो इनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन B12 है ना, विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं ना। इनकी मात्रा हमें अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा मिलती है। ठीक है, चलिए, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन से गैस बनाने के कारण होता है? कौन से गैस बनने के कारण होता है? यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा यानी कि जीवाणु द्वारा किण्वित है ना, किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप है ना, कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित जो फूले आटे का जो उभरा हुआ रूप कौन से गैस बनने के कारण होता है? तो O2, CO2, SO2, NO2। तो बताइए A, B, C, D? बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सा गैस बनने के कारण होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शर्करा में अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा में अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक यानी कि शर्करा है, तो शर्करा में अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। तो ईस्ट है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, म्यूकर है। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, यानी कि यहाँ पे ईस्ट है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, म्यूकर है। तो शर्करा से है ना, शर्करा है और शर्करा से
शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है? इस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर। तो क्या होते हैं? इस्ट, क्योंकि इस्ट क्या करते हैं? किण्वन करके शर्करा को अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, है ना। क्या होगा? इस्ट के निर्माण से, है ना। किसके द्वारा? इस्ट के द्वारा। तो इस्ट किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी इस्ट में क्या होगा? किण्वन होगा। तो जब इस्ट में किण्वन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है? सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है, तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एम्फोटेरिसिन है और क्लोराम्फेनिकोल है, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल है। तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, सबसे पहली बार, है ना, सबसे पहली बार खोजी गई एंटीबायोटिक है। इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो सबसे पहली बार खोजी गई है? बताइए 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 बताइए। तो जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो बेटा, एग्जाम तो पास आ गया आपका, है, एग्जाम तो पास आ गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज्यादा घबराहट भी होगी, भाई हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि अब एकदम लग जाना है पढ़ने में, है ना। अब जो भी आपके पास समय मिल रहा है उन समय को आपको किसमें यूज करना है? अपने पढ़ाई में यूज करना है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और इतना ज्यादा आपको पढ़ लेना है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कहीं से भी उठा के दे दे। क्योंकि देखो इतना चीज तो कंफर्म है, आपके सिलेबस से बाहर नहीं देगा, है ना। एग्जामिनर जो आपको बोर्ड एग्जाम की पेपर बनेगा बोर्ड का, तो बाहर आपके सिलेबस से बाहर नहीं देंगे, आपके सिलेबस के अंदर का ही देंगे। तो अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आप आसान तरीके से अच्छे से करके चले आओगे। ठीक है, लेकिन करोगे तब। ठीक है, चलिए। तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए की पेनिसिलिन है, क्योंकि सबसे पहले जो खोजी गई एंटीबायोटिक थी वो क्या थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है, क्या था? पेनिसिलिन था, जो कि पेनिसिलियम होता है ना, जो कवक फंजाई होता है, उसके द्वारा इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वीजमान ने। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो ये जो पेनिसिलिन है ना, जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी, तो वो तो पेनिसिलिन थी। तो इस पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताइए, वीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने या आर्बर ने? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वीजमान ने की थी, स्मिथ ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, आर्बर ने की थी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लेमिंग। यानी फ्लेमिंग का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कितने सन में भाई? 28 सितंबर, 28 सितंबर, ठीक है, और 1928 में, ठीक है, 28 सितंबर 1928 में अलेक्जेंडर, किसने? अलेक्जेंडर नामक, है ना, अलेक्जेंडर, और पूरा नाम इनका क्या है? फ्लेमिंग। तो इस फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन का, किसका? पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन की खोज की थी। किसके द्वारा? जो पेनिसिलियम एक फंजाई पादप है, उससे प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन ये दोनों प्रतिजैविक का नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं पैरामाइसिन ये दोनों क्या है? एक औषधि यानी प्रतिजैविक औषधि का नाम है। तो ये प्राप्त होती है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, साइनो जीवाणु से, यानी कि जिसको हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। तो बताइए, है ना, क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। तो बताइए, जीवाणु से, कवक से यानी फंजाई से, वायरस से, साइनोबैक्टीरिया से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेट्रामाइसिन प्रतिजैविक प्राप्त होती है किसके द्वारा? किसके द्वारा प्राप्त होती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, साइनोबैक्टीरिया। तो किससे होगा? जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर है कि बैक्टीरिया
यानी ये बैक्टीरिया से। किसके द्वारा? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से प्राप्त होती है। ठीक, किससे? जीवाणु से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहे हमारे क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये क्या थे? हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि दोनों चैप्टर का मिक्स। कौन सा? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाला चैप्टर, और इसके साथ साथ जो आपका चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी ये जितने भी क्वेश्चन आपने हम लोगों ने आज के क्लास में जो सॉल्व किया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, यानी कि अनसॉल्व पीवाई की, है ना। और जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धान तथा गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्मों के नाम बताएं। धान तथा गेहूं की, है ना, धान तथा गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्मों का नाम बताएं। यानी कि यहाँ पे आपको धान और गेहूं की जो 2 प्रोन्नत किस्में होती हैं, उन 2 प्रोन्नत किस्मों का क्या करना है? नाम बताना है। ठीक है, तो गेहूं तथा धान तथा गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्मों के नाम बताएं। ठीक है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे। कहाँ पे लिखे? यहाँ पेज ले लेते हैं दूसरा। ठीक है, चलो आंसर में क्या लिखोगी? ठीक है, पहले क्या लिखोगे इसमें? देखो, लिखने का तरीका समझो। क्या लिखोगे कि धान तथा गेहूं में से प्रत्येक के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, गेहूं तथा धान तथा गेहूं में से, ठीक है, धान तथा गेहूं है ना, कोई धान है और क्या है? गेहूं है। तो धान तथा गेहूं में से प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित है। धान तथा गेहूं, ठीक है, गेहूं में से प्रत्येक के 2 उदाहरण, ठीक है, प्रत्येक के 2 उदाहरण, ठीक है, 2 उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित है। अब क्या क्या निम्नलिखित है भाई? निम्नलिखित है, तो सबसे पहला हम ये क्या लिखेंगे? ए नंबर डालेंगे, पहला, है ना। पहला क्या है? पहला लिखेंगे धान की। ठीक है, धान की। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि धान तथा गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्में। तो हम क्या लिखेंगे? धान की 2 प्रोन्नत किस्में। ठीक है, प्रोन्नत किस्में, है ना, प्रोन्नत किस्में। किसकी? धान की 2 प्रोन्नत किस्में। तो धान की अगर हम 2 प्रोन्नत किस्मों की बात करें कि जो धान है, धान की 2 प्रोन्नत किस्में क्या है? तो देखो, पहला होता है जया, ठीक है, जाया। तीसरा होता है रत्ना। ठीक है, जाया और रत्ना। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे? पहला हम इसमें लिखेंगे, पहला है नंबर ये है जाया। क्या है? जाया है। और नंबर बी क्या है? रत्ना है। ठीक है, ये किसकी है? ये धान की 2 उन्नत किस्में है ना। धान तथा गेहूं की, है ना, अगर हम किसकी बात करें, धान तथा गेहूं में से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। तो धान की 2 प्रोन्नत किस्में क्या है? जया तथा रत्ना। और दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? दूसरी जो हेडिंग हम डालेंगे, ठीक है, दूसरी हेडिंग हम क्या डालेंगे? दूसरा गेहूं की, है ना, किसकी? गेहूं की। तो गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्म, 2 प्रोन्नत किस्में। किसकी? गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्में, है ना। किसकी? जो गेहूं है, तो गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्मों की बात करेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, है ना, गेहूं की अगर हम 2 प्रोन्नत किस्मों की बात करें तो नंबर ये क्या लिखेंगे हम कि सोनालिका, दूसरा सोनारा 64। ठीक है, पहला है सोनालिका, ठीक है, सोनालिका, पहला सोनालिका। और दूसरा सोनारा 64, ये गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन क्या था कि गेहूं तथा, है ना, धान तथा गेहूं की 2 प्रोन्नत किस्मों के नाम बताएं। तो क्या लिखोगे? धान तथा गेहूं में से प्रत्येक के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। तो पहला हमने धान की 2 प्रोन्नत किस्में देखी, तो जाया और रत्ना क्या है? धान की 2 प्रोन्नत किस्में हैं। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे सोनालिका और जो सोनारा है ना, क्या सोनालिका और जो सोनारा होता है ये किसके किस्म में है, सोनालिका और सोनारा। तो सोनालिका और ये जो सोनारा है किसकी किस्म में है, ये दोनों गेहूं की दो प्रोन्नत किस्में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी पौधे पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या लिखोगे, ऐसे पौधे जो पीड़क के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है। ठीक है, ऐसे पौधे जो पीड़क के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, ऐसे पौधे जो पीड़क के लिए, ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो किसके लिए, जो पीड़क के लिए। तो ऐसे पौधे जो पीड़क के लिए है ना, पीड़क के लिए प्रतिरोधकता 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 आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, प्रतिरोधकता आ जाती है। अर्थात, ठीक है, अर्थात, ठीक है, क्या होगा, ऐसे पौधे जो किसके लिए, पीड़क के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है, अर्थात पीड़क द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, अर्थात पीड़क द्वारा, अर्थात पीड़क द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। ठीक है, ऐसे पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे को, ऐसे पौधों को पीड़क प्रतिरोधी, ठीक है, पीड़क, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहते हैं, पौधे कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमेशा एक याद रखोगी, निमेट्रोस, ठीक है, निमेटोड्रस पादप। ठीक है, क्या है, निमेटोड्रस पादप। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या याद रखोगी, निमेटोड्रस। ठीक है, निमेटोड्रस पादप। तो एग्जाम्पल में क्या है, निमेटोड्रस पादप। तो एग्जाम्पल निमेटोड्रस पादप। ठीक है, ये क्या है, ये पादप हमारे क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पादप कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो पीड़क के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है। ठीक है, पीड़कों के लिए, या हम कह सकते हैं पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है, अर्थात पीड़क द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे पौधों को पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहते हैं, जैसे निमेटोड्रस पादप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है, क्या है, क्या पूछ रहा है कि अंतः प्रजनन क्या है, यानी कि इन ब्रीडिंग, है ना। अंतः प्रजनन क्या है, तो क्या लिखोगे, वह प्रजनन जिसमें निकट संबंधी जीवों में प्राथम युग्मकों के सहयोग से पुनरुत्पादन होता है। तो दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो, क्या, आनुवंशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या लिखोगे, आनुवंशिक रूप से समान जीवों के बीच। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है कि आनुवंशिक रूप से, ठीक है, इनब्रीडिंग में, इनब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग में क्या लिखोगे, इनब्रीडिंग में लिखोगे आनुवंशिक रूप से, किस रूप से, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से जब समान जीवों के बीच, आनुवंशिक रूप से क्या, जब समान जीवों के बीच, किसके बीच,
समान जीवों के बीच, ठीक है, समान जीवों के बीच प्रजनन, है ना, प्रजनन, समान जीवों के बीच क्या हो रहा है, प्रजनन। प्रजनन को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, या हम जनन भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन, तो प्रजनन होता है, ठीक है, होता है, तो उसे अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन यानी क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग कहते हैं। तो अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग कहते हैं, यानी कि आनुवंशिक रूप से जब समान जीवों के बीच प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, तब उसे हम क्या, अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग कहते हैं। और अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छे जीवन की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। आगे भी लिख सकते हो कि अंतः प्रजनन के कारण, अंतः प्रजनन के कारण, प्रजनन के कारण आबादी में, आबादी यानी कि जो हमारी आबादी है, तो आबादी में, है ना, अगर किसके कारण, अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छे जीवन की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तथा अयोग्य जीन्स की छटनी होती है, ठीक है। आबादी में अच्छी बढ़ोतरी होती है, अच्छी बढ़ोतरी, तो अच्छी बढ़ोतरी होती है तथा अयोग्य जीन की छटनी होती है, ठीक है। क्या, अयोग्य जीन, तो तथा अयोग्य ना, जो योग्य में जीन नहीं है, तो अयोग्य जीन की, अयोग्य जीन की छटनी होती है। क्या, छटनी, है ना, छटनी का मतलब छटाई होना, छाटना, तो छटनी होती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा अंतः प्रजनन क्या है, तो आप इतना लिखोगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आनुवंशिक रूप से जब समान जीवों के बीच प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। और अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छी बढ़ोतरी होती है तथा अयोग्य जीन की छटनी होती है। यानी अयोग्य का मतलब जो योग्य जीन नहीं है, है ना, जो योग्य जीन नहीं है, उस योग्य जीन की क्या हो जाती है, छटनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि मानव कल्याण में जो पशुपालन की भूमिका है, उसकी क्या करना, आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो क्या लिखोगे कि पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत तर्कसंगत प्रजनन तथा घरेलू पशुओं का उत्पादन किया जा सके, जो मानव की आवश्यकता के अनुकूल हो सके, ठीक है। तो मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका, है ना। हेडिंग क्या डालोगे, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका। तो हेडिंग फटाफट डालो, मानव, आंसर लिखो, है ना। तो क्या लिखोगे, मानव कल्याण में, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका, पशुपालन की भूमिका। तो ये मानव कल्याण है, इस मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका। तो सबसे पहले हम इस पशुपालन की भूमिका में क्या देखते हैं, सबसे पहले इस मानव कल्याण में जो पशुपालन है, इस पशुपालन की सबसे पहले हम दुग्ध को देखते हैं ना। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, पहली हेडिंग हम डालते हैं इसमें दुग्ध का, यानी कि मिल्क का, ठीक है, इसका दुग्ध का यानी कि जो मिल्क का, कि मानव कल्याण में दुग्ध की क्या भूमिका है। तो क्या लिखोगे, एक प्रमुख भोजन स्रोत है जिससे दही, पनीर, मक्खन बनता है। क्या लिखोगे, एक प्रमुख भोजन स्रोत है, ठीक है, एक प्रमुख भोजन स्रोत है, ठीक है, एक प्रमुख भोजन स्रोत है, ठीक है, भोजन स्रोत है
जिससे ठीक है, जिससे दही मक्खन ठीक है, जिससे दही मक्खन, है ना, दही मक्खन पनीर बनता है। ठीक है, दही मक्खन और क्या, पनीर ना, चीज जिसको बोलते हैं, तो पनीर बनता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पशु कल्याण, मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है। अब अगर देखो, अगर हम किसकी पालन करें, पशुओं का, यानी गाय की पालन करें, भैंस का पालन करें, तो जब हम गाय को पालन करते हैं, भैंस को पालन करते हैं, तो गाय और भैंस हमें क्या देती है भाई, दूध देती है ना, दूध देती है। अब उस दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। उसी दूध से हम मक्खन बनाते हैं, भाई दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, मक्खन से घी मिलेगा, और उसी दूध से हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो इन सभी चीजों का यूज हम खाने में करते हैं कि नहीं करते, हाँ या ना, तो आप बोलोगे मैम करते हैं। ठीक है, तो मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, दुग्ध, यानी कि किसकी, हमने बात की मिल्क की। तो एक प्रमुख भोजन यानी दूध एक प्रमुख भोजन स्रोत है, जिससे दही मक्खन पनीर बनता है। अब दूसरी बात किसकी करते हैं, दूसरा पशुपालन की भूमिका क्या है, तो दूसरा हम बात करेंगे मांस की। तो दूसरी हेडिंग क्या होगी, दूसरा किसकी हम बात करेंगे भाई, मांस की, है ना। अब ये मांस हमें कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो हम मांस खाते हैं, ये भी कहाँ आएगा, पशुपालन के अंतर्गत। तो क्या लिखोगे, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है, एक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ है जो विभिन्न पशुओं में पाया जाता है, जैसे बकरी, भेड़, सूअर आदि। ठीक है, क्या लिखोगे, एक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ है। ठीक है, एक प्रोटीन युक्त, तो एक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, जो विभिन्न पशुओं में पाया जाता है, जो क्या है, विभिन्न, है ना, जो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न पशुओं में, जो विभिन्न पशुओं में पाया जाता है, पाया जाता है, जैसे, ठीक है, क्या है, ये विभिन्न पशुओं में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जैसे, है ना, एग्जाम्पल यानी कि जैसे भेड़, ठीक है, जैसे भेड़ हो गई, बकरी, ठीक है, और सूअर आदि, बकरी और सूअर आदि, इन सभी का हम क्या करते हैं भाई, मांस को खाते हैं। भेड़ का भी मांस खाते हैं, बकरी का भी मांस खाते हैं, साथ साथ जो सूअर है, हम सूअर के भी मांस को खाते हैं, है ना। तो भैंस का भी, सॉरी, भेड़ का, है ना, भेड़ का, बकरी का, सूअर का, है ना, हम इनका क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। देखो, इनका हम पालन करते हैं, तो देखो भेड़ से भी दूध प्राप्त होता है, बकरी भी दूध देती है ना, सूअर भी है भाई, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लेकिन इनके साथ साथ इनके हम मांस का भी यूज करते हैं। और ये क्या है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ है, यानी कि भेड़ के मांस में, बकरी के मांस में और सूअर के मांस में क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। यानी इनके मांस में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो हमने दूध और मांस देखा। तीसरा क्या देखेंगे, रेशा। तीसरा क्या है, तीसरी हम बात करते हैं रेशा की। ठीक है, तो तीसरा क्या है, रेशा। तीसरा रेशा। अब ये रेशा क्या है ना, ये रेशा क्या है, रेशा को हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, रेशा यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स, फाइबर्स। ठीक है, तो अगर हम फाइबर्स में बात करें, तो देखो ऊन और, ठीक है, ऊन और क्या होता है, जो रेशम होता है ना, ऊन और रेशम दो उच्च श्रेणी के क्या है, रेशे हैं। ठीक है, दो उच्च श्रेणी के क्या होते हैं, रेशे हैं। तो क्या, ऊन और रेशम, क्या लिखोगे, ऊन और रेशम, ऊन और रेशम।
तो ऊन और क्या है, रेशम, दो, ठीक है, रेशम दो उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के, ठीक है, दो उच्च श्रेणी के रेशे हैं, दो उच्च श्रेणी के क्या है, दो उच्च श्रेणी के रेशे हैं, जो रेशे हैं जो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो पशुओं से तैयार होता है, ठीक है, जो किससे, पशुओं से, जो पशुओं से तैयार होता है, तैयार होता है, किससे, जो पशु है हमारे, उन पशुओं से ही क्या होता है, इनकी ये तैयार होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बोझ ढोने वाला पशु, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, बोझ ढोने वाला पशु, तो चौथा बोझ, ठीक है, बोझ ढोने वाला, तो बोझ ढोने वाला पशु है ना, ये जो बोझ ढोने वाला पशु है उनकी हम बात करते हैं। तो बोझ ढोने वाला पशु कौन सा भाई, बोझ ढोने वाला पशु तो कौन सा, बैल, भैंस, ऊंट, बैल, भैंस, ऊंट, ठीक है। तो बैल, ऊंट भी लिख सकते हैं, खच्चर भी लिख सकते हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं बैल, इसमें बैल हो गया और ऊंट हो गया आदि, है ना, और भी ऐसे हैं जिसको हम खच्चर कहते हैं, जो गधा होते हैं, ठीक है, आदि। तो ये सभी क्या है, ये सभी बोझ ढोने वाले हैं। अगर हम बैल की पालन करते हैं, ऊंट का हम पालन करते हैं, तो ये हमें बोझ ढोने में भी इनका क्या होता है, एक अलग रोल होता है, ये अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। छठी पांचवी बात करते हैं उर्वरक का, ठीक है। तो पांचवा क्या लिखोगे, पांचवा है उर्वरक, पांचवा किसका, उर्वरक का, है ना, किसका, उर्वरक का। अब ये उर्वरक की क्या भूमिका है, उर्वरक की क्या भूमिका है, तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए खेतों में खाद का छिड़काव, ठीक है, फसल के उत्पादन को, फसल के उत्पादन को, उत्पादन, तो फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उर्वरकों का छिड़काव, बढ़ाने के लिए खेतों में उर्वरक का छिड़काव, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपनी फसल के उत्पादन, यानी जो हम खेती करते हैं, जो फसल उगाते हैं, जो फसल हम बोते हैं, अब उनकी हमें पैदावार को बढ़ाना है, उच्च पैदावार बढ़ाना है। तो उच्च पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गाय के गोबर का, है ना, भैंस के गोबर का, भेड़ का गोबर हो गया, बकरी का गोबर हो गया, इन सभी को हम खेतों में डालते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे हमारी उच्च पैदावार होती है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो अगर हम किसी भी पशु को पालते हैं, है ना, पशुपालन में बहुत सारे हर एक चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम गाय भैंस को पालते हैं, जिससे हमें दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं, तो उससे हमें ये भोजन का प्रमुख स्रोत है, जिससे दही, मक्खन, पनीर बनता है। उसके बाद जब हम मांस यानी कि इस पशु को ही पालते हैं, तो बकरी, सुअर और भेड़ से हमें मांस होता है, जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। उसके बाद रेशा, यानी कुछ पशुओं को पालने से हमें रेशम यानी ऊन और रेशम, ये जो ऊन और रेशम के धागे होते हैं, ये सब प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ पशुओं को ही पालने से हम जो हमारे बोझ ढोने वाले पशु, जैसे ऊंट हो गया, बैल हो गया, और इसके साथ साथ फसल के उत्पादन में भी इनको छिड़काव से उर्वरक शक्ति, या हम कह सकते हैं खेत की उर्वरक शक्ति हो गई, और खेत में जो फसल हम बोते हैं उनकी पैदावार बहुत ज्यादा हाई मिलती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, या तो हरित क्रांति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे, हरित क्रांति, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, जहां पे 60% लोग कृषि पे आधारित है। क्या लिखोगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। हरित क्रांति में क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे हरित क्रांति।
ठीक है, क्या लिखोगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, प्रधान देश है। ठीक है, जहां लगभग 60% लोग 60% लोग कृषि पर आधारित है। ठीक है, क्या है? किस पे? 60% लोग क्या है? कृषि पर आधारित है। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत में जितने रहने वाले हैं, है ना, हमारे इंडिया में जितने रहने वाले लोग हैं, अगर 100% है तो उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो किस पे आधारित है? उन पे, वो किस पे डिपेंड है? कृषि पे। तो भारत क्या कृषि प्रधान देश है, जहाँ के रहने वाले लोग कृषि पर आधारित हैं। आजादी के बाद देश के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण की थी। ठीक है, आगे आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती ना, जब हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, तो सबसे बड़ी चुनौती देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में पोषण की थी। किसकी थी? पोषण। यानी कि भाई अब हमारा देश आजाद हो गया है, किसी कृषि की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, है ना, क्योंकि जो हमारा देश है वो सबसे बड़ा डिपेंड, यानी कि 60% डिपेंड वो हमारी कृषि पे ही है। लेकिन देश की आज़ादी के टाइम भाई बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था चीज़ें, तो उनके, हमारे देश के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस जनसंख्या को हम कहाँ से क्या करें? पोषण दें। ठीक है, परंतु कृषि योग्य भूमि सीमित थी। ठीक है, परंतु कृषि योग्य भूमि क्या थी? सीमित थी। ठीक है, परंतु कृषि योग्य भूमि, तो परंतु कृषि योग्य भूमि सीमित थी। यानी जो कृषि योग्य भूमि थी वो क्या थी? सीमित थी। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? लगभग, है ना, अतः 1960 के करीब में पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? अतः 1960 के करीब, अतः 1960, तो 1960 के करीब पादप प्रजनन विधियों द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा? अतः 1960 के करीब पादप प्रजनन विधियों द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? पादप प्रजनन विधियों का उपयोग करके, विधियों द्वारा गेहूं, धान तथा मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित हुई। ठीक है, विधियों द्वारा मक्का, गेहूं तथा धान की संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, है ना, जिसमें उच्च पैदावार, तो संकर यानी कि हाइब्रिड, तो संकर, है ना, प्रोन्नत या हम कह सकते उन्नत। ठीक है, तो संकर किसमें विकसित की गई? किसमें विकसित की गई? क्या की गई? विकसित की गई, है ना। जो संकर किस्में थी इनका क्या हुआ? विकास, यानी कि विकसित की गई। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। ठीक है, परिणाम स्वरूप
खाद्य उत्पादन में ना, खाद्य उत्पादन में कई गुना क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कई गुना वृद्धि हुई, इसे ही, ठीक है, वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति के नाम से, है ना, इसे ही किसके नाम से, तो इसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, ये जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति पे क्या लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 60% लोग कृषि पर आधारित हैं। यानी जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि अगर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है, किसी चीज की बढ़ोतरी है, तो वो कृषि की है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या में 60% ऐसे लोग हैं जो कृषि पे आधारित है, यानी कि वो कृषि करके अपने जीवन को चलाते हैं, ठीक है, ठीक है। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में पोषण की थी, परंतु कृषि योग्य भूमि सीमित थी। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी हमारे पास जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी और जो कृषि करने वाली भूमि थी वो भी सीमित थी। अब कृषि करने वाली भूमि सीमित है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें जितने भी हमारे देश की जनसंख्या यानी उनके पोषण को चलाना, पोषण का मतलब होना कि उनके भोजन देने में हमें कठिनाई हो रही थी। तो लगभग, है ना, लगभग कितने, 1960 में, है ना, अतः 1960 के करीब पादप प्रजनन विधियों द्वारा, यानी कि 1960 में क्या किया गया, पादप प्रजनन, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन वाली जो विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा मक्का, गेहूं तथा धान की संकर यानी हाइब्रिड किस्में विकसित की गई और परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि। यानी कि जो हाइब्रिड बीज होते, भाई हम दुकान पे जब खेती करने जाते तो हम कहते हैं भाई हमें हाइब्रिड बीज चाहिए। जैसे अगर हम उसकी बाजरा की बात करते हैं, तो बाजरा में 2 किस्में होती है ना, कई सारी किस्में होती हैं, जिसमें से एक तो होता है ना जिसको हम कहते हैं देशी, है ना, और एक होता है हाइब्रिड वाला। जी, हाइब्रिड की क्या होती है कि जो संख्या है ना, जिसकी उपज बहुत ज्यादा होती है ना, पैदावार जिसमें बहुत ज्यादा में मिलती है। तो लगभग 1960 के करीब प्रजनन विधि यानी प्लांट रिप्रोडक्शन की विधि का उपयोग किया गया और जिससे धान की, गेहूं की और मक्का की हाइब्रिड किस्मों का उत्पादन यानी विकसित की गई। और जब हाइब्रिड किस्में विकसित की गई तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब उसको बोया गया, उसकी हमने कृषि किया हमारे देशवासियों ने, तो खाद्य उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि नजर आई, है ना, कई गुना वृद्धि आई पहले के अकॉर्डिंग, और इसे ही हरित क्रांति के नाम से जानते हैं और इसे ही हम कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका बताएं। मत्स्य पालन क्या है और भोजन की, है ना, मत्स्य पालन क्या है और भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका बताएं। यानी मत्स्य पालन क्या है और भोजन की गुणवत्ता सुधार में इनकी क्या भूमिका है। तो मत्स्य पालन क्या है, ठीक है, और भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका बताएं। तो बेटा ये एक इजी सा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको छोड़ी, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप छोड़ा ना करो, पूरा कराओ, है ना, कुछ बच्चे की डिमांड होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को कमेंट देखा जो बच्चे कहते हैं मैम आप क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, आप पूरा करो। बेटा ठीक है, मैंने तो करा रहा है, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिस करो, है ना, पढ़ी हुई चीजें है, कुछ ऐसी तो है नहीं, तो कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मेरी तरफ से आप ये मत समझा करो कि मैम छोड़ के जा रही है, मेरी तरफ से आपको लिए होमवर्क होता है, मेरी तरफ से ये आपके लिए होमवर्क होते हैं, है ना। भाई आप क्लास में जाते हो, पढ़ने स्कूल में जाते हो, तो आपको होमवर्क देते हैं ना टीचर्स, तो वो मेरी तरफ से आप इसको होमवर्क माना करो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कहीं से खोज के अच्छे से ढंग से अच्छे तरीके से आप करो। अब जब मैं ही आपको सब कुछ दे दूंगी तो आप क्या करोगे, आपका फर्ज क्या है। जब मैं ही आपको सब कुछ दे दूंगी तो क्या आपका पढ़ने का मन करेगा, कोई चीजें बुक उठाने का मन करेगा कि भाई मैम ने तो सब कुछ क्वेश्चन भी दे दिया, छाप के आंसर भी दे दिया, तो हम बुक उठाने क्यों जाए। बेटा बुक पढ़ने से कुछ उठाओगे तो कुछ ढूंढने जाओगे,
ना कुछ क्वेश्चन जब आप बुक में ढूंढने जाओगे या कोई नोट्स ढूंढने जाओगे तो कुछ और चीजें पढ़ोगे तो वो आपका लाभ होगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के जाती हूँ कि ये आपको करना है, ताकि जब आपको नहीं आएगा आप बुक उठाओगे, नोट्स उठाओगे, कुछ तो उठाओगे और उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आपको तैयार होंगी, है ना, क्योंकि आपके अंदर में ये रहेगा नहीं ये मैम ने नहीं कराया, उसको हमें खुद से कंप्लीट करना है, तो आपके अंदर एक जागरूकता होगी, है ना, एक सा जगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा होमवर्क है, ध्यान देना। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क सुनी, कोई बच्चा है नहीं कहेगा नहीं मैम आप पूरा कराइए, है ना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब आप बुक खोलोगे, नोट्स खोलोगे, तो तब तो आपको पता चलेगा ना कौन सी चीजें कहाँ से आती है। ठीक है, कुछ लिखने की खुद से भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी के नामांकित चित्र की संरचना दर्शाएं। यानी जीवाणु भोजी की निम्नांकित, है ना, जीवाणु भोजी के नामांकित चित्र की संरचना दर्शाएं, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जीवाणु भोजी होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज की संरचना को दर्शाना है कि बैक्टीरियोफेज की क्या संरचना होती है। ठीक है, ठीक है, तो जीवाणु भोजी के नामांकित चित्र की संरचना दर्शा, यानी क्या आपको बताना है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र की आपको क्या करना है, संरचना यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, जीवाणु भोजी, है ना, सबसे पहले आप डायग्राम कौन सा बनाओगे, जीवाणु भोजी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जीवाणु भोजी नाम से ये मत समझ लेना कि ये कोई जीवाणु है ना, देखो ये जीवाणु भोजी को हम कहते हैं, इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक और इसका नाम है जो है बैक्टीरियोफेज। देखो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, वायरस है, इतना पहले ध्यान दो, ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, क्या है, वायरस है। ये क्या करते हैं, जीवाणु को संक्रमित करते हैं, ये जीवाणु को संक्रमित करते हैं, इसलिए इसीलिए इनका नाम क्या है, जीवाणु भोजी। यानी कि जीवाणु भोजी नाम से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है कोई जीवाणु है, क्या कोई बैक्टीरिया है, क्या नहीं, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को कॉज करता है, नहीं कि उसको संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, जीवाणु भोजी। ठीक है, अगर देखो जीवाणु भोजी की संरचना की बात करें हम, तो देखो जीवाणु भोजी किस इस तरीके का होता है। ठीक है, या पेज ही चेंज कर दो। ठीक है, पेज ही चेंज कर रही हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, कुछ इस तरीके की इनकी क्या होती है, संरचना होती है। साथ साथ यहाँ पे इनका एक बेसल प्लेट होता है ना, यहाँ पे इनकी एक बेसल प्लेट वाली संरचना होती है। ठीक है, इन पे क्या लगा होता है, इनका एक बेसल प्लेट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो जीवाणु भोजी है, नहीं जीवाणु भोजी की कुछ चीजें और होती है। क्या होती है, देखिए यहाँ पे इनकी प्रोटीन शीट होती है ना, क्या होती है, इनकी प्रोटीन शीट होती है ना, तो प्रोटीन शीट को भी आप दिखा दो कि भाई प्रोटीन शीट होती है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि कौन सी प्रोटीन शीट होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है, इनकी प्रोटीन शीट होती है। देखो
अब इनके साथ साथ बेटा इनमें इनका डीएनए होता है ना, डीएनए इनका क्या होता है, इनके आनुवंशिक पदार्थ इनका क्या होता है, डीएनए। तो आप इनमें इनका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है, ठीक है। अब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी तो होगा, ठीक है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी तो होगा। इसके साथ साथ इनकी ये जो लेयर होती है, इन लेयर में है ना, ये जो लेयर है इन लेयर में प्रोटीन शीट होती है ना, प्रोटीन होती है ना, इनकी जो लेयर होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी ये प्रोटीन शीट होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रोटीन शीट होती है। और ये रिंकल फॉर्म है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, रिंग जैसी संरचना यहाँ पे ये बनाते हैं। तो ये होती है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज, जिसको ये है एक वायरस है ना, इसका नाम क्या है, एक वायरस है, लेकिन हम इसको कहते क्या है ना, नाम तो इसका वायरस है, ठीक है, नाम तो इसका क्या है, वायरस है, लेकिन हम इनको क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि ये क्या है, जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को कॉज करने वाला है, क्या है, बैक्टीरिया को कॉज करने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखो अब इसको हम बोलते हैं ना, ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम इनको कहते हैं पूछ तंतु, ये जो संरचना है इस संरचना को हम कहते हैं पूछ तंतु। क्या बोलते हैं, पूछ तंतु कहते हैं, ठीक है, पूछ तंतु है ना। यहाँ पे जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं कॉलर, है ना, कॉलर। ये इसका शीर्ष पार्ट है ना, शीर्ष भाग है, ठीक है। इसके अंदर है डीएनए है ना, और ये है आधारी प्लेट, आधारीय प्लेट है, तो आधारी प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कॉलर ग्रीवा भी कहेंगे, है ना, ग्रीवा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितना होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 200 एंगस्ट्रॉम होती है। कुछ ऐसे संरचनाओं में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा 950 से 950 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। बाकी यहाँ से ये यहाँ तक की जो दूरी होती है ये 950 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आपका क्या है, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की संरचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं और जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। यानी जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं और ये जो जैव उर्वरक है ये किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी कि जो जैव उर्वरक हमारे होते हैं ये किस तरीके से जो हमारी मिट्टी है तो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बनाते हैं, है ना। तो जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार से हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, जैव उर्वरक वैसे सूक्ष्म जो है जीव हैं जो मृदा की पोषक में ना, मृदा में पोषक की मात्रा बढ़ने में भाग लेता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। तो क्या लिखोगे, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, है ना। क्या लिखोगे, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं सूक्ष्म जीव है। तो जैव उर्वरक क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है ना। जो जैव उर्वरक है ये क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मृदा में पोषक की मात्रा को बढ़ाने में भाग लेते हैं, ठीक है। जो मृदा में पोषक की मात्रा की, जो मृदा में किसकी मात्रा, पोषक की, ठीक है। जो मृदा में पोषक मात्रा बढ़ने में, ठीक है, पोषक मात्रा बढ़ने में भाग लेते हैं, पोषक मात्रा बढ़ने में भाग लेते हैं। यानी कि जो हमारी मृदा है उस मृदा में क्या है, जो पोषक की मात्रा, यानी जो हमारी मृदा है उस मृदा में क्या हो, पोषक की मात्रा बढ़े तो उस पोषक की मात्रा में भाग लेते हैं,
ठीक है, जिससे फसल की वृद्धि हो सके, ठीक है, जिससे फसल की वृद्धि हो सके, ठीक है, जिससे क्या हो, ठीक है, जिससे फसल की वृद्धि हो सके, है ना। तो जिससे फसल की, तो जिससे फसल की वृद्धि हो सके, है ना, जिससे फसल की क्या हो, वृद्धि हो सके, ठीक है, वृद्धि हो सके, यानी कि जिससे हमारी जो फसल होगी उसकी क्या होगी, वृद्धि हो सके। तो ऐसे सूक्ष्म जीव में, ऐसे सूक्ष्म जीव, है ना, तो ऐसे सूक्ष्म जीव में, ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव में क्या शामिल होंगे, तो ऐसे सूक्ष्म जीव में जीवाणु, ठीक है, क्या आएंगे, जीवाणु, और जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, और नीलहरित शैवाल एवं आते हैं, ठीक है, नीलहरित शैवाल एवं माइक्रो राइजल फंगाई आते हैं, ठीक है, नीलहरित शैवाल, सूक्ष्म जीव, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और क्या होगा, माइकोराइजल फंजाई, माइकोराइजल फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल। तो क्या आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। यानी क्या लिखा हमने, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो जैव उर्वरक है ऐसे माइक्रोब्स है जो मृदा में पोषक मात्रा बढ़ने में भाग लेते हैं और जिससे फसल की वृद्धि हो सके। तो ऐसे सूक्ष्म जीव में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइकोराइजल फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरित शैवाल लटेसी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। ये सभी क्या आते हैं, इनके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। ठीक है, तो अब इनमें जो जैव उर्वरक के किस प्रकार मिट्टी में उर्वरता बढ़ाते हैं, तो आप हम एक एक चीज को लिखेंगे। तो हेडिंग क्या डालोगे कि विभिन्न, है ना, हेडिंग डालोगे विभिन्न जैव उर्वरक का वर्णन निम्न प्रकार है, ठीक है। तो अगली हेडिंग इसी में क्या डालोगे, विभिन्न जैव उर्वरक का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। तो विभिन्न जैव उर्वरकों का उर्वरक का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। निम्नलिखित है, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हेडिंग क्या डालोगे भाई, सबसे पहली हेडिंग डालो। तो सबसे पहली जो आप इसमें यानी कि पहला हेडिंग डालोगे, तो पहला हेडिंग क्या डालोगे इसके अंतर्गत, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। क्या लिखोगे, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है, स्थिरीकरण जीवाणु यानी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जैसे एजोबैक्टर। क्या लिखोगे, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ये मृदा में स्वतंत्र, तो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है। ये मृदा में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तथा नाइट्रोजन, है ना, तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तो तथा नाइट्रोजन
स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, एजोबैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो उदाहरण इसमें हमेशा याद रखना एजोबैक्टर। यानी ये जो एजोबैक्टर है ये हमारी उर्वरक में है ना, हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। जो एजोबैक्टर क्या करेगा, हमारी जो भूमि है उस भूमि में जो उर्वरा शक्ति होती है उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। यानी कि स्वतंत्र जीवी। ठीक है, क्या लिखोगे, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, इनमें आप लिखोगे जैसे एनाबीना एंड एवं नॉन स्टॉक। ठीक है, एनाबीना, ठीक है, एनाबीना और नॉन स्टॉक। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमेशा याद रखोगे क्या, एनाबीना, ठीक है, एंड नॉन स्टॉक एटीसी। ठीक है, ये क्या है, ये स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं, हमारे मृदा में पाए जाते हैं और हमारी मृदा की उर्वरक शक्ति को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें क्या लिखोगे, तीसरी हेडिंग, तो तीसरी हेडिंग आप इसमें आप डालोगे, तीसरी हेडिंग डालोगे सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अब ये सहजीवी स्थिरीकरण नाइट्रोजन जीवाणु क्या होगा, यानी कि ये सहभोजी के रूप में कौन रहेगा, तो इनमें हमेशा याद रखोगे राइजोबियम। ठीक है, जैसे राइजोबियम है ना, इसमें क्या लिखोगे, जैसे राइजोबियम, तो जैसे राइजोबियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे राइजोबियम है ना, ये क्या है, राइजोबियम क्या है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइजोबियम। अगली हेडिंग इसी में क्या लिखोगे, सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। तो नेक्स्ट पेज लिखते हैं, चौथा लेंगे सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, है ना, इसके अंतर्गत क्या नोट करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, जैसे एजोला। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे एजोला। ये जो एजोला है, ये एजोला क्या करता है, एजोला यानी कि ये सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया यानी कि एजोला। 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर हेडिंग क्या डालोगे, 5वां है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा का कार्य क्या है, ये इसके अंदर की लास्ट हेडिंग है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माइकोराइजा में यह विशेष प्रकार की रचना है जो बीज वाले पौधों की जड़ों तथा कवक के बीच में बनती है।
ठीक है, क्या लिखोगे? यह विशेष प्रकार की रचना है जो बीज वाले पौधे की जड़ों तथा कवक के बीच में बनती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये विशेष प्रकार की रचना है, ये विशेष प्रकार की रचना है, जो बीज वाले पौधों की जड़ों, ठीक है, जो बीज वाले पौधों की जड़ों तथा, ठीक है, पौधों की जड़ों तथा कवक के बीच बनते हैं। ठीक है, तथा कवक के बीच बनते हैं, कवक के बीच में बनते हैं, यानी कि फंजाई और जितने भी बीज वाले पौधे की जड़ होती है उनके बीच में ये बनते हैं। ठीक है, इस सजीवी संबंध में भूमि में पाए जाने वाले कवकों के जड़ों के बाहर, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आप लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि विभिन्न जैव का वर्णन, यानी कि क्वेश्चन था जैव क्या है या आप क्या समझते हैं और जैव किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैव ऐसे सहजीवी हैं जो मृदा में पोषक मात्रा बढ़ाने में भाग लेते हैं और जिससे फसल की वृद्धि हो सके, तथा ऐसे सूक्ष्मजीवों में जीवाणु, माइक्रोराइजल और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, और इसका हमने वर्णन देखा। तो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी कि मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जैसे जो बैक्टर। इसके साथ साथ एनाबिना और नॉनस्टाक, ये साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर भोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी कि राइजोबियम हो गया, है ना। इसके साथ साथ हमने एजोला लिखा और इसके बाद माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी? ठीक है, तो क्या लिखोगे? पेनिसिलिन की खोज सन 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्या लिखोगे आंसर में? पेनिसिलिन की खोज ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज सन 1928 में अलेक्जेंडर, ठीक है, 1928 में किसने किया था? अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नुनेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। तो यह एक प्रतिजैविक है। आगे क्या लिखोगे? यह एक प्रतिजैविक है, ठीक है, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। कवक यानी फंजाई से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जो कवक यानी फंजाई उससे क्या होती है? ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास के हैं, यानी आज की क्लास की जितने, देखो आज की क्लास में हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इन दोनों की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में
बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं और जिनके पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आपको इसी भरोसे नहीं रहने हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको तैयार करने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को वापस से देखना और इसके साथ साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।